अभी 5 दिन पहले ही अमित शाह ये दावा कर रहे थे कि जिस तरह बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाया है, उसी तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी हम जीतेंगे। विपक्ष के पास न तो नेता है न नीति है। और अब 5 दिन बाद ये खबर आई है और पता चला है कि पश्चिम बंगाल में 58 लाख से भी ज़्यादा नाम काट दिए गए हैं एसआईआर के तहत। आपको याद होगा, बिहार को लेकर भी जब ज़्यादातर लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, तब अमित शाह ने न सिर्फ बड़ी जीत का दावा किया, बल्कि ये भी बता दिया कि दोपहरिया को 1 बजे फला तारीख को विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और वही हुआ भी। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ शायद जब अमित शाह ने टारगेट 160 का रखा और सीटें 200 से भी ज़्यादा आ गई। लोग कहने लगे कि लगता है ज्ञानेश कुमार कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दिए हैं और कई तरह से मेहनत कर दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर नाम काटने की जो कहानी सामने आई है, चलिए उसको जरा विस्तार से देखते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में भी वही होने जा रहा है जो बिहार में हुआ। क्योंकि खबरों के अनुसार केंचुआ ने अपना काम कर दिया है। तो सवाल बनता है कि क्या 11.5 साल से तमाम प्रयासों के बावजूद जिस पश्चिम बंगाल में भाजपा की दाल नहीं गली, वहां इस बार एसआईआर अपना काम कर देगा क्या। उधर मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है। अब चूंकि बात पश्चिम बंगाल की करनी है, तो इस योजना की चर्चा भी जरूरी हो जाती है। उधर उत्तर प्रदेश में नया राम राज्य लागू हुआ है, यानी योगी सरकार लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ रही है, जहां आप मुंह खोल नहीं सकते। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मगर पूरा सुनने सुनाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राम राज्य का मामला थोड़ा सा देख लीजिए। वहां एस्मा लागू कर दिया गया है। हिंदी में पूरा नाम है आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966। इसे लागू कर दिया गया है। अब यूपी में कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। यदि किसी ने हड़ताल शुरू करने की कोशिश की या उसमें हिस्सा लेने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई जानबूझकर ऐसी हड़ताल को आर्थिक सहायता देता है तो उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। एस्मा एक ऐसा कानून है जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे विभागों में हड़ताल या कामबंदी को रोकने के लिए बनाया गया है। आमतौर पर यह 6 महीने के लिए लागू होता है, मगर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने की क्या जरूरत पड़ गई, सरकारी कर्मचारियों से कौन सी दुश्मनी निकालनी है। तो मसला यह है कि बिजली विभाग के कर्मचारी संभवतः हड़ताल पर जाने वाले थे। उससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश के राम राज्य वाली सरकार ने लोकतंत्र की अम्मा को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। वैसे आपको याद तो होगा ही, पिछली बार उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे निजीकरण के खिलाफ, तो जगह जगह कैसे बिजली आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई, त्राहिमाम होने लगा। लोग पीने के पानी तक के लिए तरसने लगे। बहुत सारे लोग डिब्बा बंद पानी खरीद कर पीने को मजबूर हो गए। और यही कारण था कि इस सरकार को झुकना पड़ गया, रेंगना पड़ गया। यानी बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी चीजें आवश्यक जरूरतों में आती हैं। इससे संबंधित कर्मचारी यदि हड़ताल में जाते हैं तो सरकार तुरंत दबाव में आ जाती है और परमहठी सरकार को भी कई बार मनमानी से पीछे हटना पड़ता है। अब हम सबको पता है कि निजीकरण किसके फायदे के लिए होता है और निजीकरण से देश की जनता को क्या मिलता है। लोग कह रहे हैं कि सेठों की जेब भरने के लिए और फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों और फिर जनता की जेब ढीली करने के लिए यूपी सरकार ने ये जुगाड़ निकाला है। इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2027 में, यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले एस्मा लागू कर दिया गया है ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी आवाज न उठा सकें, न अपने लिए न यूपी की जनता के लिए। मगर सोचने वाली बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 9 साल हो गए हैं। जल्द ही 10 साल पूरा हो जाएगा और 10 साल में क्या इन्होंने ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की ज़रूरत पड़ रही है और उनको हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए एस्मा लागू करने की ज़रूरत पड़ रही है। यही आपका 10 साल का रिकॉर्ड रहा है, 9 साल का। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सेठ को लाभ पहुंचाना और जनता की आवाज़ दबाना ज़रूरी होता है। यही अमृत काल का विश्वगुरु टाइप फार्मूला है, अमृत ज्ञान है। आइए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। बिहार को लेकर जब पहली बार एसआईआर का ऐलान हुआ था तो अपने पहले वीडियो में मैंने कहा था कि एसआईआर बिहार में अभूतपूर्व परिणाम दे सकता है, बल्कि उसी लिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है।
और देखिए संदेह बिल्कुल सही निकला। और तो और एनडीए के सीट बंटवारे के दिन बिहार में मैंने जो बीजेपी का फार्मूला समझते हुए आकलन किया था कि भाजपा, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटें ला सकती है, किस तरह से नीतीश कुमार ज्यादा सीटें जीतकर भी कमजोर हो जाएंगे, सत्ता बीजेपी के हाथों में होगी, महाराष्ट्र के हिसाब से वो एकदम सटीक निकला। इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अब पश्चिम बंगाल की कहानी सुनिए। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में बम्पर जीत हासिल करेंगे। विपक्ष के पास न तो नेता है न नीति है। अब लोग कह रहे हैं कि दरअसल अमित शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं, विपक्ष के पास न तो नेता है न नीति। इनके अनुसार नेता है ज्ञानेश कुमार और नीति है एसआईआर, और ये दोनों ही विपक्ष के पास नहीं है, तो भला विपक्ष जीतेगा कैसे, हारेगा ही ना। इस खबर को देखिए, बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए और ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 44,000 नाम डिलीट किए गए। आपको बता दें कि साल 2025 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7,63,00,000 से भी ज्यादा थी और अब इस रिपोर्ट के अनुसार 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, यानी मोटा मोटी 7.5% से भी ज्यादा, यानी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 7.5% वोट एसआईआर के तहत गायब कर दिए गए। अब आप सोचिए कि 7.5% वोटों का अंतर कितना बड़ा प्रभाव ला सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। इनमें से पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी 77 सीट जीत सकी थी। समझने वाली बात यह है कि उससे पहले साल 2016 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज किया था और बीजेपी मात्र 3 सीटें जीत पाई थी। यानी पिछली बार भी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा रास्ता खुला था। 3 सीटों से सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई, यानी सीधे सीधे 74 सीटों का लाभ बीजेपी के लिए। आप सोच रहे होंगे कि जब टीएमसी लगभग उतनी ही सीटें जीत ली थी, फिर बीजेपी को इतनी सीटें कहां से मिल गई। तो समझने वाली बात यह है कि साल 2016 में कांग्रेस और वाम मोर्चा को 76 सीटों पर जीत मिली थी, मगर 2021 में ये लोग शून्य की तरफ चले गए तथा पश्चिम बंगाल में भी लड़ाई 2 ध्रुवों के बीच रह गई। यानी पिछली बार भी बंगाल में बीजेपी को बहुत कुछ हासिल हुआ, 3 से 77 पर पहुंच गई, जबकि एसआईआर नहीं था, और अब तो एसआईआर है, ज्ञानेश कुमार है। जब बिहार में 200 पार हो सकता है तो क्या असंभव कहा जाए। जिस एसआईआर के तहत 7.5% से भी ज्यादा वोट कटने की बात सामने आ रही है, वो एसआईआर पश्चिम बंगाल में क्या गोल खिलाएगा ये तो वक्त बताएगा। मगर फिलहाल खबरें बता रही हैं कि 58 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए। सबसे ज्यादा वोट कटा चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ इकट्ठे 74,000 से ज्यादा वोट काट दिए गए। ये सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है, यानी टीएमसी के पास है। वहीं कोलकाता पोर्ट से कुल 63,000 से ज्यादा नाम हटाए गए, ये भी टीएमसी के पास है। मंत्री अरूप विश्वास के टालीगंज से 35,000 नाम काटे गए और सबसे कम नाम कटा है बाकुंडा जिले के कोतुलपुर से, और यहां भी 5600 से ज्यादा नाम कटे। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटरों की मौत हो गई है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या जो डुप्लीकेट एंट्री है उसे हटाया गया है। ऐसे ही दावे चुनाव आयोग ने बिहार में भी किए थे, जबकि हकीकत कुछ और निकल कर आई। लाखों की संख्या में डुप्लीकेट वोटर बचे रहे, फर्जी एड्रेस वाले लोग बचे रहे करोड़ों की संख्या में, और चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया। भाजपा की डबल इंजन सरकार बन गई, विपक्ष चूं चूं करके ठंडा हो गया। चुनाव आयोग ने बताया कि पूरे राज्य में 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं और अकेले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 44,787 वोटरों का नाम हटाया गया है। इसी साल जनवरी 2025 की लिस्ट में इस सीट पर 1,61,509 वोटर थे, मगर अब इसमें से 44,787 वोटरों के नाम हटा दिए गए। अब आप जरा सोचिए, 1,61,000 में से यदि 44,000 हटा दिए जाएं तो ये कितनी बड़ी संख्या है। ये लगभग 25% से भी ज्यादा की संख्या है, यानी 100 में से 25 लोगों का नाम काट दिया गया। वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम हटाए गए। एसआईआर से पहले यहाँ पर 2,78,000 वोटर थे। दैनिक भास्कर बता रहा है कि जिलावार आंकड़ों में साउथ 24 परगना सबसे ऊपर रहा नाम कटने में। यहाँ 8 लाख से भी ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये इलाका टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार उन्होंने डायमंड हार्बर सीट से 7 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज किया था। लोग ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी की हॉट सीटों पर बम्पर तरीके से वोट काटा गया है। बाकी आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा चर्चा होगी, एनालिसिस होगा, मगर समझने वाली बात यही है कि जिन दावों के साथ बिहार में एसआईआर हुआ, उन्हीं दावों को अलग अलग राज्यों में दोहराया जा रहा है, जबकि दावों और हकीकत के बीच अंतर बहुत बड़ा था। न जाने विपक्ष किस मुगालते में बैठा रहा, चुपचाप चुनाव लड़ता रहा और हारने के बाद और ज्यादा चुपचाप हो गया। आप देखिए, संसद में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बहस करने के लिए गृह मंत्री को चुनौती देते हैं। गृह मंत्री चुनौती
चुनौती पर कुछ नहीं बोलते, उसे स्वीकार नहीं करते और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही काम पिछले कई साल से चल रहा है। वोट चोरी के आरोप लगते हैं, हेराफेरी के आरोप लगते हैं, केंचुआ या तो जवाब नहीं देता या फिर आरोपों को झूठा बता देता है और फिर सब ठंडे हो जाते हैं। बीजेपी के लोग उल्टे आरोप लगाने लगते हैं और फिर सब कुछ सामान्य कर दिया जाता है। विपक्ष अगले चुनाव में जीत की उम्मीद से हार की तैयारी में लग जाता है। सवाल यह है कि जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्या उन्हें भुला देने से अगली चोरी रुक जाएगी या फिर जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक पूछने की आवाज को और ज्यादा तेज करना होगा, तरीके को बदलना होगा और ज्यादा उग्र होना होगा। एक वक्त था जब ऐसे मामलों पर, चाहे वोट चोरी हो, चुनाव में गड़बड़ी हो या फिर भ्रष्टाचार का केस, विपक्ष सड़क पर आता था। लेकिन अब विपक्ष और विपक्षी नेता कहीं खड़े होकर बयान दे देते हैं दो चार मीडिया वालों को बटोर के, और वो मीडिया वाले कहीं दिखाते भी नहीं और ट्विटर पर लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि विपक्ष का रोल अदा हो गया, बाकी जनता कर भी क्या सकती है। जनता के लिए तो एस्मा जैसे कानून हैं ही। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि जब जनता की आवाज को दबाने के लिए ऐसे कानूनों का प्रयोग हो रहा है कथित रूप से, तो फिर उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं? ट्वीट कर रहे हैं या फिर कहीं हंस हंस के बयान दे रहे हैं? जी हाँ, मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। वैसे बात जब पश्चिम बंगाल की हो रही है तो मनरेगा की भी करिए लेते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल दिया। अब इसे पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाएगा। इस योजना से महात्मा गांधी शब्द हटाकर बापू जोड़ने से लोग पूछ रहे हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा, और ये बापू है कौन? महात्मा गांधी को ही बापू कहा जा रहा है या फिर मोदी सरकार के बापू कोई और है? साथ ही साथ लोग आसाराम का एक वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आसाराम की खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें पूज्य बापू बुला रहे हैं। तो लोगों का सवाल यह है कि पूज्य बापू किसके लिए लिखा गया है, महात्मा गांधी के लिए या आसाराम के लिए? और यदि महात्मा गांधी के लिए लिखा गया है तो उनका नाम हटाकर, यानी जिस शब्द से, जिन शब्दों से उनकी ज्यादा याद आती थी, उसे हटाकर केवल पूज्य बापू लिख देने से क्या बदल जाएगा? खबर यह भी है कि काम के दिनों की संख्या 100 से 125 कर दी जाएगी। मगर सवाल यह है कि देश भर में गरीबों को मनरेगा के तहत भी काम नहीं मिल पाता है। जब 100 दिनों का काम नहीं दे पा रहे हैं तो 125 दिनों का काम कहां से देंगे और पैसा कहां से देंगे? सालों साल से लोगों का पैसा बकाया है। कई जगहों पर तो काम के बाद पैसा मिल नहीं पाता। और जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ कहानी बिल्कुल ही अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा का बजट ही रोक दिया। यानी केंद्र की सत्ता ने कह दिया कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए, बिना काम के भुगतान हो गया, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड बने, पंचायत स्तर पर घोटाला हुआ है, जब तक सुधार नहीं होगा हम पैसा नहीं देंगे। जबकि पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे राज्य के मजदूरों का पैसा रोकना ये तो अन्याय होगा। यदि किसी ने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, पूरे राज्य के मजदूरों को क्यों? ममता बनर्जी सरकार बार बार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में भी खूब अनियमितताएं पकड़ी जाती हैं, लेकिन वहां फंड नहीं रोका जाता। बंगाल का दावा है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा मनरेगा मजदूर इससे प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर 2 साल 3 साल से मजदूरी नहीं मिली। जरा सोचिए, और सिर्फ सोचिए मत, यदि आप भाजपा शासित राज्य के रहने वाले हैं या फिर कोई और आपका जानने वाला है तो उनसे पता लगाइए कि मनरेगा में ग्राम पंचायत स्तर पर किस लेवल का भ्रष्टाचार होता है, पैसा किसके खाते में जाता है, प्रधान जी कितना दबा के बैठ जाते हैं। मगर क्या भाजपा शासित राज्यों का मनरेगा बजट रोका गया? जवाब मिलेगा नहीं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बजट रोक दिया और इसका खामियाजा पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को भुगतना पड़ा है। सालों पहले काम किया था, अब तक पैसा नहीं मिला है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि मनरेगा के तहत लोग काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि बजट की कमी है। यानी एक तरफ देश में सबसे गरीब वर्ग के लिए बजट की कमी है और धन्ना सेठों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। चंदे के बदले धंधे का खेल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नहीं देखे हैं तो नया वाला खेल जो पकड़ा गया है इस वीडियो में देख लीजिए। बीजेपी आरएसएस का करोड़ों अरबों का चमचमाता हुआ 5 स्टार 7 स्टार टाइप का ऑफिस बन रहा है। इनके नेताओं के बच्चों का धंधा दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है, चाहे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का हो, चाहे जंगल बनाने का हो, और सेठों का तो पूछिए ही मत। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जिस पश्चिम बंगाल में 7.5% से भी ज्यादा वोट कटने की खबर आ रही है, वहां 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। क्या एसआईआर पश्चिम बंगाल में सब कुछ बदल देगा या फिर दीदी की मजबूती काम आएगी? पश्चिम बंगाल हो या केरल हो या तमिलनाडु, राज्यपाल से लेकर न्यायपालिका, केंद्रीय बजट और चुनाव आयोग, कोई भी ऐसा जरिया मोदी सरकार ने छोड़ा नहीं है जहां से इन विपक्ष शासित राज्यों को
डिस्टर्ब किया जा सकता है, हर लेवल पर किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जज साहब थे जो आए दिन टीएमसी सरकार को लताड़ा करते थे, बेमतलब ऐसी बातें बोलते थे ताकि वहां की सरकार बदनाम हो। बाद में पता चला कि वो भीतर से पूरे भाजपाई हैं, संगी हैं, और इस कदर भाजपाई थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जज की कुर्सी से त्यागपत्र देकर भाजपा सांसद बन गए, भाजपा में शामिल हो गए। तो सोचिए कि जब न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक इस लेवल पर उतर गया है तो फिर विपक्ष के पास कितने संसाधन, कितने साधन बचते हैं। शायद इन्हीं चीजों को देखकर पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अमित शाह पर हमलावर हुई और उन्हें बेहद खतरनाक करार दिया। एक रैली में बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि अमित शाह की आंखों में दहशत है, उनकी एक आंख में दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देता है। एसआईआर को लेकर उन्होंने महिलाओं से कह दिया कि माताओं बहनों के अधिकार ये लोग छीनने आए हैं, वो लोग चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। ममता बनर्जी ने महिलाओं से कहा कि अगर आपके नाम कटे तो आपके पास किचन में बर्तन है ना, उस बर्तन से लड़िए, अपना नाम कटने मत देना। बंगाल की महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी, पुरुष उनके पीछे रहेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। अमित शाह वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से 2 दिन पहले यह प्रक्रिया चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि एसआईआर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। इसका मकसद गलत वोटों को हटाना है और नए वोटर जोड़ना है, यानी जो सही वोटर हैं, जो टीएमसी को वोट दे सकते हैं, उनको हटाना है, बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगालियों को बांग्लादेश के बताकर डिटेंशन कैंप भेजने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर बंगाल भेजे जा रहे हैं जो कि जिला अधिकारियों की निगरानी कर रहे हैं। अगर किसी को बाहर निकाला गया तो हम वापस लाएंगे, बंगाल का मामला अलग है। यानी ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से किचन के बर्तन से लड़ने का आह्वान कर दिया है। अब देखना यह है कि उनकी आवाज पर बंगाल की महिलाएं भाजपा की मशीनरी से कितना लड़ सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर बंगाल में भी बिहार जैसा परिणाम देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।